बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूअर्स को और जो हज़रात मुझे जहाँ जहाँ भी सुनते हैं उन सब की खिदमत में मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको जहाँ भी रखे खुश व खुरम और शाद आबाद रखे और तमाम मुश्किलात आपकी आसान फरमाए बशमूल मेरे। हमारा प्रोग्राम चल रहा था पुराने ठग, अब ये तकरीबन इख्तिताम पे है और जो प्रोग्राम था खून का बदला खून, उसका आधा हिस्सा मैंने कल बयान कर दिया था, आधा हिस्सा आज ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है प्रोग्राम होगा कि किस पर क्या गुजरी। आप प्रोग्राम को देखते रहिए कंटिन्यू, इंशाल्लाह आपको लुत्फ़ आएगा। और प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मेरी वही गुजारिश आपसे है कि प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब जो है वो कर दीजिएगा प्रोग्राम को। इससे क्या होगा कि मेरी हौसला अफजाई होगी। तो हमारा प्रोग्राम चल रहा था कि दूसरे राजाओं के 20 वर्ष की खिदमत के दौरान वो खुद भी ठग रहा और ठग की टोलियों में मिलकर उनके सबके साथ वारदातें करता रहा। ये रिकॉल प्रोग्राम था। तो सुलेमान जिस तरह ढूंढ कर ठगों को पकड़ रहा था, इस पर बाज ठग बहुत महसूस भी हुआ करते थे। इसने बड़ी तलाश के बाद एक ठग को पकड़ा तो ठग बोला कि आप तो अच्छे खासे शिकारी हैं। सुलेमान को अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि ये ठग खानदानी ठग है, ये पकड़े जाएं तो इनके खानदान वाले ठगी के लिए निकल खड़े होंगे। तो ये जानकर हैरान होता था कि बाज ठगों को कत्ल की आदत सी हो गई थी। इनके अंदर एक हुक सी उठती थी कि घर से निकलो और कत्ल करो। कोई कल्लाश राहगीर चला जा रहा होता तो उसे भी शौक से हलाक करते थे। जिस इश्तियाक से किसी खजाना बरदार को मारते थे, इसमें कोई शक नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ठगों का सफाया करने की ठान ली थी। इसे इसकी कोई परवाह नहीं थी कि ठगों का अकीदा क्या है और मसलक क्या है, मगर इन्हें सफ़ाई हस्ती से मिटाना आसान न था। इस काम के लिए उसे शिद्दत से कार्रवाई करने की जरूरत थी, जिस शिद्दत से ये फांसीगर अपना काम किया करते थे। ये बात 1835 के जाड़ों की है कि दक्कन का एक ठग साहिब खान सुलेमान के सामने पेश किया गया। सुलेमान ने इससे पूछा, तुम्हारी क्या राय है साहिब खान, क्या हम ठगी पे काबू पा लेंगे? साहिब खान जो 20 बरस तक अपने टोले के साथ काम करता रहा और जो निहायत मोहतात और कामयाब फांसीगर था, जवाब दिया और जवाब देने से पहले जरा रुका और फिर बोला कि ठगी पर कई बार गर्दी का वक्त पड़ चुका है, मगर फिर क्या हुआ, कुछ को सजा हुई और कुछ हासिल न हुआ। हमारे बुजुर्ग तो ये कहा करते थे कि कानून के खिलाफ हमारी सरगर्मियों की सजाएं तो मिलेंगी, मगर किसी ने कभी ये नहीं कहा कि ठगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आज तक जो भी काम शुरू से चले आ रहे हैं इंटरनेशनली, वो आज तक खत्म नहीं हुए हैं। जो शुरू से चले आ रहे हैं आज भी चल रहे हैं। ये पहला मौका था कि किसी जमादार ने तस्लीम किया कि ठगों की टोलियां बिल आखिर कुचल दी जाएंगी। फिर भी ज्यादातर ठगों का और चंद अफसरों का ख्याल था कि जो एक बार ठग हुआ वो हमेशा ही ठग रहेगा। वो कुछ अरसे कारोबार बंद करके बैठ रहे, ये तो मुमकिन है, लेकिन जल्द या बदेर अपने ठिकाने से पर लौटेगा जरूर। सुलेमान मुसलसल यही सोचता रहा कि ठगी सरतान की तरह है, कैंसर की तरह है कि अगर चंद फांसीगर बाकी रह जाए तो इनकी कोख से और सैकड़ों पैदा हो जाएंगे। इसने हिंदुस्तान के एक एक ठग का इंदराज तो कर लिया, इनके बाप दादा तक की पोथियां खोल ली, पकड़े जाने वालों ने सारे भेद उगल दिए। अब सूरत हाल ये थी कि पकड़े जाने वाले ठग सुलेमान के मुंह से सारी तफसील सुनकर इसकी मालूमात पर हैरान हो जाते थे। इसके दफ्तर फाइलों से भर जाते थे। इतनी ज़्यादा मालूमात जमा हो गई थी कि मजीद ठगों को और पकड़ना निहायत ही आसान हो गया था। इस पर ठगों ने अपने ठिकाने बदलने शुरू कर दिए। मद्रास प्रेसिडेंसी के ज्यादातर ठग देसी रियासतों में जा बसे। इसका नतीजा ये हुआ कि कितने ही रूपोश ठग बाहर निकल आए और पहचाने गए।
कुछ जाकर राजा महाराजाओं की फौज में भर्ती होकर इस तरह खुद को छुपा लिया और कुछ बहुत बूढ़े होकर घरों में बैठ रहे, मगर जैसे ही मौका मिलता तो राहगीरों के गले में फंदे डालने लगते। इधर अदालतें मुल्जिमान से भर गई। इन्हें सजा देने के लिए वो मुहज्जब तकाजे पूरे किए जाते थे कि पहले ठोस सबूत फराहम करते और वादा माफ गवाहों की शहादत नाकाबिल कबूल थी, लेकिन ये बहुत बड़ा कड़ा काम था और इन नाजुक कानूनी बारीकियों से नहीं निकल सकता था। आखिर अदालतों का काम आसान बनाया गया और तय पाया कि सबको मुजरिम करार दो। अब नए नए कानून बनाने पड़े। हर नया कानून मुश्तबा ठग को सजा देने का काम आसान हो गया। अदालत को इस बात से गरज न थी कि मुल्जिमान के खिलाफ भारी सबूत है कि नहीं। सबसे बढ़कर यह कि सिलीमैन की यह बात तस्लीम कर ली गई कि ठग जिस रोज रिहा होगा उसी रोज राहगीरों का गला घुटना शुरू कर देगा। अब एक बहुत बड़ा फैसला करने का वक्त आ गया। यह ऐलान हो गया कि छोटा हो या बड़ा, हर ठग उम्र भर के लिए कैद खाने में डाल दिया जाए। कानून बदल गया और अब ठगी के पेशे पर आखिरी और कारी जब लगाने का अमल वो शुरू हो गया। ये 19वीं सदी का 46वां बरस था कि एक कानून बना, ठग चाहे अंग्रेजी अमलदारी में हो चाहे कंपनी के इलाकों से बाहर हो, उसे उम्र कैद बामुशक्कत सजा होगी। इस पर बाद अंग्रेज मजिस्ट्रेटों ने बड़ा गुल मचाया। 1 साल बाद एक और कानून बना कि जिस शख्स को किसी भी जुर्म पर कैसी ही सजा हो चुकी हो वो किसी भी मुकदमे में गवाह बनने का अहल नहीं होगा। सिलीमैन ने अपने लोगों को याद कराया कि ज़ाब्ता 18 भी बरकरार है, जिसके तहत कंपनी के मजिस्ट्रेट किसी भी मुलजिम को उस वक्त तक हिरासत में रख सकते हैं जब तक वो अपने अच्छे चाल चलन का नत जमानत फराहम ना करे। और वो ज़र जमानत कितना होना चाहिए, अफसरों को यह तय करने का पूरा अख्तियार मौजूद था उनके पास। नतीजा ये हुआ कि रकम हासिल करने की खातिर मुल्जिमों को महीनों और कई बरसों जेल में रहना पड़ता। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। 7 साल बाद एक और कानून मंजूर हुआ कि इसके तहत हुक्काम ठगों के साथ डकैतों को भी कानून के दायरे में लिया है। इससे ये हुआ कि जो मुल्जिम ठगी और कत्ल के इल्जाम से बच निकलते थे वो डकैत करार पाते। इस कानून की रोह से उसे बरतानवी हुक्काम को अख्तियार मिल गया कि वो चाहें तो देसी रियासतों की जेलों में नजरबंद कैदियों को कंपनी की जेलों में मुंतकिल कर दें या काले पानी की सजा सुनाकर समंदर पार भेज दें। मकसद साफ था कि कोई भी फांसी घर कितना ही बड़ा हो या कितना ही छोटा क्यों ना हो, इसे उम्र भर रिहाई नसीब न हो। इन तब्दीलियों के 2 नतीजे निकले। पहले से ज्यादा ठगों को सजा होने लगी। दूसरे ये कि सिलीमैन का ये अज़्म पुख्ता होता चला गया कि बड़े सगीर की सरजमीन पर कोई फांसीगर आजाद न रहे। इससे ये जरूर हुआ कि अदालतों को जो सबूत दरकार होते थे इनका मयार तेजी से गिरने लगा और इंसाफ की फसील में दरारें पड़ना शुरू हो गई। महकमा ठगी कामयाबी के मैदान में मंजिलों पर मंजिलें तय करता चला गया। वस्ती सूबों से तो ठगों के करीब करीब सफाया हो गया था। इनके सरगने बंदेलखंड की देसी रियासत में पनाह ले लिया करते थे। वहां भी उनके लिए और उनके बाल बच्चों के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए थे। यहां तक कि मद्रास के सफ़ाक फांसी घर भी पूरी तरह कुचल दिए गए। 50 सरकर्दा सरगने सुल्तानी गवाह बन गए और इनकी फराहम की गई मालूमात की बिना पर कंपनी के अफसरों ने शुमाली सूबों पर छापे मारे। वो अपने साथ 400 ठगों की फहरिस्त लेते गए और इन फहरिस्तों में बंदेलखंड के उन ठगों के नाम दर्ज थे जिन्होंने 2 आब में, जो इलाके का नाम है, उसमें पनाह ले रखी थी। दक्कन में निजाम हैदराबाद ने मद्रास से भागे हुए 150 ठगों को ढूंढ निकालने का वादा किया। 1833 के बाद 6-7 वर्षों में कंपनी के इलाकों और रजवाड़ों में 1000 मुबैना ठग गिरफ्तार हुए। 750 के करीब कंपनी की अदालतों में पेश किए गए। 12 के सिवा सबको सजा हो गई। फिर ये तादाद कम होती चली गई। आखिर में जबलपुर में सिर्फ 57 मुकदमे रह गए, जिनमें से 160 ठग मुल्जिम थे
उन्होंने 200 कत्ल किए थे और 1 लाख रुपए का माल लूटा था। ठगी के खिलाफ मुहिम ने फैल कर बड़े सगीर के हर सूबे को अपने दायरे में ले लिया। लुत्फ की बात यह है कि जो इलाके कलकत्ता में विराजमान सरकारी इंग्लिशिया के नाक के नीचे थे, यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा, वहां ठग अभी तक मौजूद थे। कलकत्ते के हुक्मरानों का ख्याल यह था कि ये इलाके महफूज हैं। इनके अलावा इन इलाकों की अदालतों का अंग्रेजी मिजाज खुद को बदलने के लिए तैयार न था। बंगाल की अदलिया को निजामत अदालत चलाती थी कि जिसका अंदाज़े फिक्र इस्लामी था और वो शहादतों का निज़ाम बहुत सख्त निज़ाम पर काम करता था। वहाँ मुकदमा कायम करना और फिर जीत लेना अमलन नामुमकिन था। वो तो 1836 का कानून लागू होने के बाद सिलीमैन को बहुत भारी जिम्मेदारी सौंपी गई कि इसे एक आध जिले में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ठगी पर काबू पाने के लिए सुपरिंटेंडेंट बना दिया गया। अब सूरत हाल तब्दील हो गई। उसने ये कहा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पकड़े जाने वाले ठगों पर मुकदमा चलाने के लिए बस्ती हिंद भेजना शुरू कर दिया। वहां शहादतें पहले से मौजूद थीं, सारे नाम दर्ज थे और करतूतों के गवाह सरकार की मदद कर रहे थे। अब यह हुआ कि मशरिक के मुकदमे भी तेजी से निपटाए जाने लगे। कुछ ठग वारदातें करके नेपाल के इलाके में चले जाते थे और धर लिए जाते थे। अब सोचिए कि क्या होगा। ठगी को कुचलने की मुहिम अपने खात्मे को पहुंची। बस उसके बाद किसी ठग के हाथों कत्ल की इतला है कभी कभार आती थी। सिलीमैन ने महसूस किया कि पहली बार यूं हुआ कि फौज के सिपाही जो रुखसत पर घरों पर जाया करते थे, वो सारे के सारे बखैर और आफियत काम पर लौट आए। आखिर ठगी की खबरें आनी बंद हो गई। सिलीमैन ने लिखा, ठगों की टोलियां आखिरकार खत्म हो गई और ये कदीम लानत बिलाखिर अपने अंजाम को पहुंच गई। ठगी खत्म तो हुई, मगर ऐसी नहीं। बहुत से ठग आम जिंदगी में शामिल होकर दूसरे काम करने लगे। कुछ लोग छोटे मोटे जराइम में मुलविस हो गए। चोरियों और कत्ल की वारदातों की खबरें आती रहीं। अलबत्ता कुछ ठग अभी तक हुक्काम बाला की निगाहों से छुपे हुए थे और वो थे दरियाई ठग। इस जमाने में कश्तियों के जरिए आने जाने का रिवाज आम था। ये दरियाई ठग अपने मुसाफिरों को मार कर इनका माल असबाब लूटा करते थे। लाशों को ठिकाने लगाना आसान था, इन्हें दरिया में गर्क कर दिया जाता। खुसूसन मुतबर्रिक दरिया गंगा में यूं ही बेशुमार अकीदतमंदों की मैयतें जो है वो तैरती हुई नजर आती थी। लिहाजा ठगों के हाथों मरने वालों की अलग से कोई शनाख्त नहीं थी। ये दरियाई ठग जिनको कत्ल करते इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया करते थे ताकि इनका मरना यकीनी हो जाए। खून किसी का नहीं बहाते थे क्योंकि खून आलूद लाशों पर मगरमच्छ टूट पड़ते थे और देखने वालों को अंदाजा हो जाता था कि मरने वाला तबाही मौत नहीं मरा है। सिलीमैन के आदमियों ने बंगाल और ओध के इलाके में इन दरियाई ठगों को पकड़ना शुरू किया और 1836 ईस्वी तक इनका खात्मा कर दिया। उस वक्त 150 से ज्यादा दरियाई ठग अपने अंजाम को पहुंचे। उन्हीं दिनों सिलीमैन को एक और गिरोह की इत्तला मिली कि जिसकी कार्रवाइयां ठगों से मिलती जुलती थीं। ये चोर थे और दिल्ली के मजाफात में पाए जाते थे। इन लोगों को मैग पन्ना कहा जाता था। ये लोगों का मालो असबाब नहीं लूटते थे बल्कि उनके बच्चों को चुरा लिया करते थे। बाद में ये बच्चे गुलाम या जिस्म फरोश बन जाया करते थे। ये लोग भी राहगीरों के काफिलों को फुसलाकर बालिगों को तो मार देते थे और बच्चों को उठा के ले जाते थे। ये भी खानदानी ठग थे जो 50-50 की टोलियों में चला करते थे और काली के पुजारी थे, यानी काली माता के। ये लोग दूसरे ठगों की तरह मुनज्जम और तजर्बेकार नहीं थे। अपने इसी अनाड़ीपन की वजह से पकड़े गए और इनका काम भी तमाम हुआ। जिन बाकी मौरीसी मुजरिमों का इनके बास सुराग मिला वो तस्माबाज ठग कहलाया करते थे और कानपुर के इलाके में पाए जाते थे। ये सब हिंदू थे और लोगों को धोखा देकर लूटा करते थे। कुछ इस तरह के ठग आज तक बनारसी ठग के नाम से मशहूर है, जो फिरेब देकर गशी सुंघा कर या बेहोश करने वाली चीजें खिलाकर लोगों को लूटते थे और आज भी लूटा जा रहा है। ऐसे ही हालात में ईस्ट इंडिया कंपनी के हुक्काम तस्लीम करने लगे कि वो हिंदुस्तान को पूरी तरह समझने से कासिर है। वो खुलकर एतराफ करते थे
कि हो ना हो कुछ और जराइम पेशा गुरोह जो है वो बड़े सगीर की वसतों में आज भी कहीं ना कहीं छुपे होंगे। और उनका ये शक दुरुस्त था। ठगों से दो दो हाथ करने वाला महकमा 1947 में उस वक्त खत्म हुआ कि जब ब्रिटिश राज का खात्मा हुआ, वरना दूसरी आलमी जंग के आखिरी बरसों तक शिमला में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मुखबरी का इदारा मौजूद था, जिसे लोग ठगी दफ्तर के नाम से जानते थे। आज ये प्रोग्राम खून का बदला खून खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह जो हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे कि किस पर क्या गुजरी, ये भी मुख्तसर प्रोग्राम होगा। उसके बाद इंतहाई मुख्तसर प्रोग्रामों में हम अपने इस चैप्टर को, पुराने ठग को ख़त्म करके इंशाल्लाह ताला फिर हम आएंगे सादत हसन मंटू की जाने। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। इजाज़त चाहता हूँ दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमारे मुमलिकत खुदादार पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमाए और आप लोगों को खुश व खरम रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।